हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सफलता। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब आईएएस सफलता में। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन को कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हुए क्लास 13 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और डिस्कस करेंगे हम अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहने वाला है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो कंटिन्यू रखिए, और इस क्लास से पहले जो पीछे की क्लासेस हुई हैं उनको एक बार जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि वो ड्यूटी या इनको हिंदी में बोलते हैं मूल कर्तव्य। कर्तव्य किस, ठीक है ना। कर्तव्य मतलब ये ड्यूटी किसके लिए है? ड्यूटीज है सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। सिटीजन्स ऑफ द इंडिया यानी कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, ये ड्यूटी उन लोगों के लिए है। तो दो द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। क्योंकि देखो, अब आपको अगर फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, आपके लिए अधिकार दिए गए हैं संविधान ने, कि आप इनको, आपको ये सुविधा मिलेगी, ये अधिकार मिलेंगे, तो आपको कुछ कर्तव्य भी हैं, यानी कि कुछ ड्यूटीज भी दी गई हैं। ये ड्यूटीज आई हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्यूटीज नहीं थी, बाद में इनको ऐड किया गया है, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली द फंडामेंटल राइट। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ हमारे जो मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, वो इन्यूमरेटेड थे, एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें ड्यूटीज नहीं थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्सवाइल यूएसएसआर। यानी कि उस टाइम का जो सोवियत संघ था, यानी कि रशिया, जो आज का रशिया है, उस टाइम का जो सोवियत संघ था, वहां से उस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया। तो हमें याद रखना है, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, कि एफआर कहाँ से लिए गए, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया। ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कई बार कई कई एग्जाम में, जो वनडेज एग्जाम होते हैं, उनमें पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। बात करते हैं, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्वर्ण सिंह कमेटी की पहले। तो स्वर्ण सिंह कमेटी, जब देश में 1971 में इमरजेंसी लगी थी, इंडो पाक वार के, जब बांग्लादेश को लिबरेशन किया था, उसके बाद में हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था। तो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस टाइम क्या हुआ, एक मतलब ये जरूरत हुई, फील हुआ कि हमारे देश के लोगों के पास जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, तो उनके लिए क्यों ना कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो अब इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई, ठीक है ना। किसके लिए? ये जो कमेटी बनाई गई, इसका जो काम सौंपा गया इसको, कि इसको रिकमेंडेशन करनी थी अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, उनके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई 1976 में, जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, क्योंकि इसके चेयरमैन थे सरदार स्वर्ण सिंह। तो जो गवर्नमेंट उस समय जो भी थी, उसने इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए, 1976 के थ्रू, इन जो ड्यूटीज थी, जो कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, ठीक है। दिस अमेंडेड एडेड ए न्यू पार्ट, एक न्यू पार्ट जोड़ा गया। पार्ट कौन सा जोड़ा गया? जो फंडामेंटल ड्यूटीज की हमने बात की है, पार्ट जोड़ी गई है पार्ट 4 में। पार्ट 4 के एक नया पार्ट जोड़ा गया, a new part, namely Part 4A to the Constitution. This new part consists only one article. इसमें एक आर्टिकल डाला गया, जो था आर्टिकल 51A, which for the first time specified a code of 10 fundamental duties. तो कितनी ड्यूटीज डाली गई? 10। तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए कितनी ड्यूटीज डाली गई 1976 में? 10 ड्यूटी डाली गई। तो सरदार सोन सिंह कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। जो कमेटी बनाई गई, उसने 8 जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी, उनको सजेस्ट किया कि इनको संविधान में शामिल कर लो, ठीक है ना। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया,
10 ड्यूटी शामिल की, यानी कि जो उनकी जो रिकमेंडेशन थी सोनसिंह कमेटी की। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऑल द रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने क्या था, 8 फंडामेंटल ड्यूटी शामिल की, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 इंक्लूड करी। तो कुछ ड्यूटीज जो उन्होंने बताई थी उनको इंक्लूड किया, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ी गई, और जो कुछ उन्होंने बताई थी उनको हटा दिया गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो पार्ट 4A जोड़ा गया, और एक आर्टिकल जोड़ा गया 51A, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले आर्टिकल कहाँ से याद रखने, हमें याद रखना है हमारे एफआर कौन से पार्ट में आते हैं और कितने आर्टिकल में आते हैं, डीपीएसपी किस पार्ट में आते हैं, किस आर्टिकल में आते हैं। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में आते हैं, किस आर्टिकल में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, सम रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना? जो उन्होंने 8 दी थी उनमें से कुछ एक्सेप्ट नहीं की गई। कौन कौन सी नहीं एक्सेप्ट की गई? नंबर 1, Parliament may provide for the imposition of such penalties or punishment as may be considered appropriate for any non-compliance with the refusal to observe any of the duties। यानी कि जो पहली जो उन्होंने एक उनकी रिकमेंडेशन में थी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है, या उनको अपने कर्तव्य को निभाने से मना करता है, रिफ्यूज करता है, ठीक है ना, तो उस पे क्या किया जाए, पेनल्टी या पनिशमेंट दी जाएगी, या तो कोई पेनल्टी लगाई जाए या कोई पनिशमेंट दी जाए। तो ये जो बात थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज करता है, मना करता है कि वो अपनी जो कर्तव्य है उसको नहीं निभाएगा, नॉन कंप्लायमेंस विद द ड्यूटीज, तो उस पर क्या करे पार्लियामेंट, या तो कुछ पेनल्टी लगाए या फिर पनिशमेंट दे। तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरी थी, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो जो भी लॉ पेनल्टी लगाएगा, जिस भी लॉ के अकॉर्डिंग हम पेनल्टी लगाएंगे, तो उसको कोर्ट में क्वेश्चन ना किया जाए। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट था ड्यूटी टू पे टैक्सेस, यानी कि जो टैक्स यानी कि कर, ये सरदार सोन सिंह कमेटी ने बोला कि कर जमा करना, कर देना, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये एक्सेप्ट किया गया? नहीं किया गया। ठीक है ना? ये 3 रिकमेंडेशन थी जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की थी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी जो हमारे पास लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो नंबर 1, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है ना? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमको रिस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है, और जो इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, तो इन सब की हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो हमारे आइडियाज थे, जो जिन आइडियाज के बतौर हमारे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, जो लड़ा गया, तो हमें उन आइडियाज को क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट था, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जैसे हमारे संविधान में ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात कही गई कि ये सिर्फ ना कि हमारी जो सरकारें होंगी उनका कर्तव्य होगा, नहीं, ये एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करे। ठीक है ना? ये सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यदि इमरजेंसी में या कभी देश को जरूरत पड़ने पर अगर आपको कोई नेशनल सर्विस करने के लिए बुलाया जाता है, तो आपको वो सर्विस देनी चाहिए। ये एक ड्यूटी है। ठीक है ना? अगर मान लो कोई वॉर हो जाए और सरकार डिक्लेयर कर दे कि अगर कोई स्वेच्छा से अपने आप को मतलब वॉर में शामिल करना चाहता है, तो वो कर सकता है। ठीक है? नेक्स्ट है,
टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। यानी कि ये जो हमारा कॉमन ब्रदरहुड की बात जो हमारे प्रिंस उसमें प्रियम्बल में भी की गई है, फ्रेटर्निटी की बात, तो यही हमारी ड्यूटीज में भी आता है कि हमारे जो ऑल पीपल्स हैं, तो हमें उनके बीच में क्या करना है, कॉमन ब्रदरहुड फॉलो करना है। ठीक है ना, कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India and the renounced practice derogatory to the dignity of woman। यानी कि हमें ऐसी जो प्रैक्टिस चल रही है जिनसे डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो वुमेन की जो डिग्निटी है वो डाउन हो, तो हमें ऐसी जो जितनी भी प्रैक्टिस है सबको क्या करना है, छोड़ देना है, रिनाउंस कर देना है। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो हमारे कल्चर की जो रिच हेरिटेज है, जो मोन्यूमेंट है, जो स्थल है, उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव द कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। यानी कि अभी हम जब डीपीएस भी पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पे भी पढ़ा कि हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जो हमारा संविधान है, जो हमारी ड्यूटीज है, तो वो भी बात करते हैं कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि जो भी आपको करना है थोड़ा साइंटिफिकली सोच के करना है, साइंटिफिकली डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। जो वायलेंस है, हमें उसको, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका सेफगार्ड करना है, वायलेंस नहीं करना है। नेक्स्ट है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। और नंबर लास्ट जो कि बाद में जोड़ी गई थी, इनिशियली कितनी थी, 10 थी हमारे पास, बाद में 11वीं जोड़ी गई, क्या थी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज हर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। यानी कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उनको क्या करना है, हमें शिक्षा प्रदान करनी है। अभी हमने देखा था कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 का, तो उसमें एक आर्टिकल डाला गया था, आर्टिकल कौन सा था वो, आर्टिकल 21A। ठीक है ना, 21A। तो जिसमें इसमें बोला गया कि लोगों को क्या, हाँ, सरकार को क्या करना है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, 6 से 14 साल। तो ये हमने जब ऑलरेडी, तो इसको हमने सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं, अपने जो नागरिक हैं, जो अपने सिटीजन्स हैं, उनकी कर्तव्य में भी शामिल किया गया, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का फर्ज नहीं है, आप सब लोगों का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करें। अब हम चर्चा करेंगे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो नंबर एक, सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज। जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है वो मोरल ड्यूटीज है, यानी कि जो आपको जरूरी नहीं है कि वो आपको संविधान में दी है आप तभी फॉलो करोगे, वो हर एक नागरिक का कर्तव्य है जन्म से ही। ठीक है ना, कि उनको फॉलो करना है, while अदर आर सिविक ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू द सिटीजन्स ओनली, यानी कि जो कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो सिर्फ हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं, ना कि कोई फॉरेनर्स। अगर मान लो कोई फॉरेनर्स इंडिया में आता है, तो हम उस पे ये नहीं बोलेंगे कि आपको जो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी है आप उनको फॉलो कीजिए। ठीक है ना, तो कौन फॉलो करेगा फंडामेंटल ड्यूटी, ओनली सिटीजन्स। नेक्स्ट, लाइक द डीपीएसपी द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है ना, अगर कोई अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करता है, ड्यूटी नहीं निभाता है, तो इट्स नॉन जस्टिसिएबल, इसको एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे पहली बात, द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इज नॉट एग्जॉस्टिव एज इट डज नॉट कवर अदर इम्पुटेड ड्यूटीज लाइक कास्टिंग वोट, ये इसमें कवर नहीं है, पेइंग टैक्सेस ये इसमें कवर नहीं है, फैमिली प्लानिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट, सम ऑफ द ड्यूटीज आर वेग
ambiguous and difficult to be understood by the common man। अब जैसे लिख दिया, कुछ भी लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्पर, तो इसका मीनिंग क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें कॉमन मैन के लिए समझना एकदम से डिफिकल्ट है। और नंबर लास्ट है नॉन जस्टिसिएबल। एक ये भी फैक्टर है कि जो ड्यूटीज हैं वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि जब ड्यूटीज हैं तो उनको एनफोर्स भी कराना चाहिए, लेकिन नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। सिग्निफिकेंस क्या क्या है? नंबर वन, दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन्स दैट while enjoying their rights they should also be conscious of duties। ठीक है ना? They serve as a reminder to the citizens while enjoying their rights they should also be conscious of duties। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने राइट्स की बात करता है तो उसको इस बात का लिए भी कॉन्शियस रहना है कि उसके पास ड्यूटीज भी हैं। अगर आपको राइट्स चाहिए तो आपको ड्यूटीज भी निभानी चाहिए। नेक्स्ट, दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक burning the national flag, destroying public property, and so on। Next, promote a sense of discipline and commitment among citizens। तो ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है जो हमारे सिटीजन्स के बीच में। दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। तो जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको कोर्ट के द्वारा एग्जामाइन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ यानी किसी लॉ को, उसकी किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए भी फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। दे आर री एनफोर्सेबल बाई लॉ। ठीक है ना? दे आर एनफोर्सेबल बाई लॉ। ठीक है, दे आर एनफोर्सेबल बाई लॉ। यानी कि अगर इनको एनफोर्स कराना है, ठीक है ना, अगर हमें फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कराना है तो हम बाय लॉ करा सकते हैं। ठीक है ना? ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्यूटी लिखी है तो ये एनफोर्स हो गई। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर एनफोर्स कराना है अलग से तो उसके लिए हमें अलग से लॉ बनाना पड़ेगा। Hence, the Parliament can provide for the imposition of appropriate penalty or punishment for failure to fulfill any of them। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है, लॉ बना सकती है कि अगर कोई भी ड्यूटी, ये वाली ड्यूटी इंपोर्टेंट है, इसके लिए ये लॉ है, अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, उसको पेनल्टी या पनिशमेंट लगा दी जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट बात करेंगे हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब देखो, बात करते हैं 1950 की। 1947 की देश आजाद हुआ। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखो 1946 में देश के हालात बहुत कुछ थे, अलग थे। और आज के सबको पता था, क्योंकि उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग थे सबको पता था कि आगे जाकर देश के हालात बदलेंगे। तो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया कि जो संविधान बनाया उसको रिजिड नहीं रखा, उसको रिजिड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी रखा। और फ्लेक्सिबल रखने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर दी गई पार्लियामेंट को, जो हमारे आर्टिकल 368 के पार्ट 20 में आती है। ठीक है ना? तो आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में है, ये डील करता है हमारा पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करती है तो वो आर्टिकल 368 के तहत करती है। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है वो इटसेल्फ मेंशन है आर्टिकल 368 में। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 इज एज फॉलोज। यानी कि जो अनुच्छेद 368 में जो बताया गया है वो इस प्रकार है। किस प्रकार? नंबर एक, an amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament and not in the state legislature। तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो एक बिल के रूप में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा से होगा या राज्यसभा से, लेकिन जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, राज्य की विधायिका होती है, वहां से संविधान का संशोधन स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना?
तो ये पावर दोनों को इक्वल बराबर दी गई है। लोकसभा को भी बराबर पावर है और राज्यसभा को भी बराबर पावर है। अगर एक सदन ने बोल दिया नो तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर के थ्रू भी किया जा सकता है, और बाय ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो संविधान में संशोधन करने के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन है बिल का संविधान में संशोधन के लिए, या तो कोई मिनिस्टर के थ्रू होता है। अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर नहीं है और वो इंट्रोडक्शन कर लाता है बिल के लिए, तो वो उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर, चाहे वो मेजोरिटी पार्टी रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो अपोजिशन का हो। अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर नहीं है और वो बिल इंट्रोड्यूस करता है तो वो बोला जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है ना। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये मत समझना कोई बाहर की अथॉरिटी आके बिल इंट्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट, नंबर 3, the bill must be passed in each house by a special majority, that is a majority of the total membership of the house and a majority of two-third of the member of the house present and voting। अब इसका मतलब समझो। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मान लो, एक सेकेंड, मान लो कि हाउस में मेंबर है टोटल 550, तो 550 की मेजोरिटी कितनी हो गई? 200, कितनी हो गई? 273। 275, तो इसको मेजोरिटी हो गई इसकी 276, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और लास्ट में बोला है मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो 550 में से किसी दिन मेंबर आते हैं 300, तो 300 मेंबर का टू थर्ड होना चाहिए, टू थर्ड यानी कि 200 मेंबर। तो ये दोनों चीज फुलफिल होनी चाहिए। मान लो 200 ये बन रहे हैं और ये 276 नहीं बन रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या है कि बिल पास नहीं माना जाएगा। तो इधर से 276 भी होना चाहिए और ये 200 फुलफिल होना चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना चाहिए, कितनी मेंबरशिप है उस हाउस की, और मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, यानी कि दोनों हाउसेस में जो बिल है वो सेपरेटली पास होगा। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस देयर इज नो प्रोविजन फॉर द होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग। अगर दोनों हाउस के बीच में कंसल्ट, दोनों हाउस के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो इसमें जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है नंबर 5, if the bill seeks to amend the federal provision of the constitution, it must also be ratified by the legislature of the half of state by a simple majority। अगर संविधान का कोई ऐसा प्रोविजन हमें चेंज करना है जो हमारा फेडरल हो, ठीक है, फेडरल प्रोविजन हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस बिल को हमें आधे राज्यों की विधायिका से सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। Number 6, after Delhi passed by the both House of Parliament and ratified by the state legislature where necessary, the bill is present to the president for assent। उसके बाद में क्या होगा, बिल प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोनों सदन से, हाँ, दोनों हाउस से पास होके आता है, तो प्रेसिडेंट को कंपलसरी है कि उस बिल पर क्या करना पड़ेंगे, अपनी असेंट देनी पड़ेगी। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम एन एक्ट। ठीक है ना। तो कौन सा एक्ट बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की। तो टाइप क्या क्या है? नंबर 1, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब बात करें बाय सिंपल मेजोरिटी। A number of provisions in the Constitution can be amended by a simple majority of two houses of parliament outside the scope of Article 368। सिंपल मेजोरिटी क्या है?
कि मान लो अगर कोई हाउस में किसी दिन 400 लोग बैठे हैं, सिंपल मेजोरिटी का 201 अपना असेंट दे दे। ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल मेजोरिटी वर्क करती है। बात करें बाई स्पेशल मेजोरिटी की, तो स्पेशल द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाई ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। देखो, अभी हमने बताया स्पेशल मेजोरिटी क्या, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मान लो किसी में सदन में या कोई में 400 लोग हैं, 400 लोग फाइनल है कि ये 400 लोग ही होंगे, जैसे हमारे यहाँ 550 या 545 जो भी है। तो 400 की मेजोरिटी होनी चाहिए कितनी, 201। फिर आगे बोला है मेंबरशिप ईच हाउस एंड द ए मेजोरिटी टू टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और उस दिन क्या हुआ, 300 ही लोग आए। तो 300 लोग आए तो उस दिन टू थर्ड की मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 200 वोट चाहिए। तो ये और ये दोनों चीज फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि जो हाउस की जो कैपेसिटी है, पावर है, कि हमारे यहाँ राज्यसभा में 250 सीटें हैं, तो 250 का हाफ, 250 की मेजोरिटी होनी चाहिए, हाफ प्लस वन। और जो उस टाइम प्रेजेंट है लोग, उनमें टू थर्ड की मेजोरिटी चाहिए। द प्रोविजन which can be amended by this way include fundamental right, DPSP, all other provisions which are not covered by the first and third category। ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड में जो नहीं आएंगे, फर्स्ट तो सिंपल मेजोरिटी, सेकंड स्पेशल, तो स्पेशल में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट स्पेशल के थ्रू होते हैं। और जो फेडरल है वो सिर्फ जाएंगे तुम्हारे थर्ड केस में। तो चलिए चर्चा करते हैं थर्ड केस पर। बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, those provisions of the constitution which are not related to the federal structure of the polity can be amended by special majority। ठीक है ना, ऑफ द पार्लियामेंट एंड आल्सो विद द। अभी हमने क्या देखा, सीधी सीधी बात है कि जो भी हमारे फेडरल कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जो भी बिल आएगा, वो हमें हाफ स्टेट के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक तो पार्लियामेंट की पावर हो गई, स्पेशल मेजोरिटी हो गई। स्पेशल मेजोरिटी में ही एक चीज ऐड हो जाएगी, प्लस हाफ हाफ स्टेट। स्पेशल मेजोरिटी अभी जस्ट हमने देख लिया कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की मेजोरिटी होनी चाहिए, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की मेजोरिटी होनी चाहिए, और टू थर्ड मेजोरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की। और उसके बाद में वो बिल हाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि आधे राज्य की विधायिका से, मान लो 28 राज्य हैं, तो कम से कम 15 14 से ये पास होना चाहिए। हाफ से बोला ना, तो 14 राज्य की विधायिका से वो बिल पास होना चाहिए। द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड इन दिस वे, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को चेंज करना है तो हमें आधे राज्यों की विधायिकाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जीएसटी काउंसिल, एनी ऑफ द लिस्ट इन सेवन शेड्यूल में चेंज करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट चेंज करना। ये सारी चीजें जो कि फेडरल कैरेक्टर को दर्शाती हैं, जहां हमारा डिवीजन ऑफ पावर की बात होती है, तो वहां पे क्या होगा, हमें स्टेट के पास बिल को रेटिफाई कराना पड़ेगा। अगर आर्टिकल 368 में भी स्वयं चेंज करना है, तो भी हमें हाफ ऑफ द स्टेट के पास रेटिफाई कराना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने ड्यूटीज देखी। ड्यूटीज हमने देखी कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में देखा। उसके बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखा 1976 का। उसके बाद में हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखी, इनिशियली 10 थी, बाद में एक 86 अमेंडमेंट में जोड़ी गई, 11 हो गई, 11 ड्यूटीज देखी। उसके बाद में हमने देखा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने तीन तरीके से देखा, एक तो सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल प्लस हाफ स्टेट, स्पेशल प्लस हाफ स्टेट, हाफ स्टेट।
तो जो सिंपल मेजोरिटी थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं मानी जाती, ठीक है ना। तो जो अमेंडमेंट हमारे सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाता। तो आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट माने जाते हैं वो है एक तो स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप, आई होप, हमारे चैनल को विजिट करके आइए, पीछे की क्लासेस देखिए। थैंक यू सो मच। और आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम पर जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गो टू द विजिट अवर चैनल, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।